हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सबसे अहम बात जो समझनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नए संसद भवन में जो उन्होंने तकरीर की है उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये अंदाज हो सके कि बीजेपी आरएसएस इस नई पार्लियामेंट में क्या कुछ करना चाहती है। क्या उसके सपने का भारत इसमें पूरा हो पाएगा? क्या वो जो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत समझी जा रही है कि ये सेंगोल लाया गया है, शायद सिंबोलिज्म है इसमें, वो क्या कुछ है? और अपोजिशन की गैर मौजूदगी में, प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में ये इस इफ्तिताह का, इस इनॉग्रेशन की क्या मानी है? इसको समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो एक बहुत लंबे अरसे से मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के बाहर काम करते रहे हैं। और आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के भी, और क्रिश्चियन इश्यूज पर और माइनॉरिटी इश्यूज पर बहुत ही खुल करके अपनी बात रखते रहे हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अगर बिल्कुल शुरुआत में मैं समझना चाहूं प्रधानमंत्री की तकरीर के मानी, आप क्या समझें? प्रधानमंत्री की तकरीर पार्लियामेंट में हो या उनकी मन की बात की हो या कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं दिखता। कोई लफ्ज, कोई लहजा, कोई प्रॉमिस, कोई फर्क नहीं दिखता मेरे को। और तीनों चीजें मैं बड़ी गौर से देखता हूँ कि उनके शब्द क्या है, शब्द को बोलने का तरीका क्या है और शब्दों को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। पार्लियामेंट में जब वो बोलते हैं तो उस पर एक अलग डायमेंशन आती है, किस आर्किटेक्चर में बोल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, जब यूनाइटेड नेशंस में कोई प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट बोलता है तो उसके पीछे एक हरा मार्बल का दिखता है हमेशा, चाहे कोई भी हो, नेहरू हो या बाइडेन हो, उससे गरिमा आती है, एक फोकस रहता है। पार्लियामेंट हाउस का जो नया स्ट्रक्चर है, लोकसभा सदन का जो नया आर्किटेक्चर, नया इंटीरियर डेकोर है, उसमें जिस तरह बनाया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को कम करने के लिए, कत्ल करने के लिए, अभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। जगह ही नहीं है कि जहां पे वो प्रोटेस्ट करेंगे। पहली सीट और जो सेक्रेटरीट का चेंबर होता है उसके बीच में जगह ही नहीं है कि दो आदमी इकट्ठे खड़े हो पाए, प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं है। 542 लोग हैं, 1100 की जगह है, खाली सदन पड़ा रहेगा। कैमरा जहां पे भी फोकस करे बता देगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजिर नहीं है, ऑपोजिशन हाजिर नहीं है, ऑपोजिशन निकम्मा है, पैसे भी लेता है और तब भी हाजिर नहीं होता पार्लियामेंट में। उस आर्किटेक्चर में कल की जो महफिल थी उसमें मोदी हावी थे। खुद पहली बार हो रहा है कि स्पीकर की जो टेबल है उसके पास पिडेस्टल खड़ा किया गया है अलग से, टेबल पे नहीं। और की दो वजह हो सकती हैं, एक तो ताकि फोकस इन पर रहे और दूसरी वजह हो सकती है कि प्रोटोकॉल में कोई दखल ना आए। ऐसे भी प्रोटोकॉल में बहुत बड़ा दखल आया है क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी अलग गरिमा होती है। जब भी वो प्रधानमंत्री के साथ होते हैं तो वो अव्वल रहते हैं और दूसरे नंबर पे नहीं होते हैं, स्पीकर दूसरे नंबर पे होते हैं, मगर भारत के उपराष्ट्रपति अव्वल नंबर पे होते हैं। तीसरी बात आई थी कि जब सबों ने, हमने भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वो महिला हैं, क्योंकि वो ट्राइबल हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल पोजीशन है वो शायद हिंदू राष्ट्र को पसंद नहीं आती। उसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक संदेश आता है जो पढ़कर सुनाया जाता है कि बहुत अच्छी बात हो रही है, प्रधानमंत्री सदस्यता कर रहे हैं। ये अजूबा है सारा, ये सारा अजूबा है। मैं टुकड़े टुकड़े में मैंने देखा कि एक बारी में मोदी जी को सुनना कानों के साथ अन्याय है, अपने दिमाग के साथ अन्याय है, मगर मैंने आज उनको पढ़ा।
इंडियन एक्सप्रेस में। ये पढ़ने से शब्दों का मतलब है समझ में आता है, और इनकी चीख, इनकी चिंगार, इनका इलेक्शनरी का जो लहजा है उसको सुनने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप उसको पढ़ें, और या आपने कल अगर सुना भी हो, तो कोई उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात नहीं की है। ऑपोजिशन का, माइनॉरिटीज का, ट्राइबल्स का क्या दर्जा है उसकी बात नहीं की है। उन्होंने अपने जो उनके शिखर हैं, जो उनके ईस्ट हैं, सावरकर हैं, जो भी है, उनकी बात की है। इस सेंगोल के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना मांगता, और लकड़ी का टुकड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मगर और ना ही मैं साधु संत आए, उससे भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जहाँ मानता हूँ, और ये मेरा मानना है, शायद लोगों का मानना होना, कि हिंदू धर्म को यहाँ के शंकराचार्य रिप्रेजेंट करते हैं। ये साधु संत सड़कों पर हजारों की तादाद में होती है, मठ लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में, हर गांव में एक मठ है, और वहां के लोगों के लिए वो मठाधीश बहुत बड़ा आदमी है। तो ये मठों के लोगों से, इन लोगों से हिंदू धर्म रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये छोटे छोटे कल्ट रिप्रेजेंट होते हैं। तो उसको भी मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर शंकराचार्य आते तो गरिमा होती, वो हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेशन करने की उनकी हिम्मत है, जरूरत है, और उसके वो लायक है। तो ये साधु संत वगैरह से हिंदू राष्ट्र आ रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इनका डिबेटिंग नहीं है, इनका वोट नहीं है, ये तो ऐसे ही इनॉग्रल में आ गए, तमाशबीन है एक तरीके से, इनका कोई रोल नहीं था। मगर प्रधानमंत्री का रोल है, बिल्डिंग नई है, बिल्डिंग बदल सकती है, पुरानी बिल्डिंग जर्जर है ये मानते हैं, उसकी सीलिंग गिर रही है वो मानते हैं, उसका रिपेयर हो सकता था ये मानते हैं। 1000 साल से इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट उसी बिल्डिंग में चल रही है, उसकी रिपेयर होती रहती है। रशिया की पार्लियामेंट है जो कि सिंगल पार्टी पार्लियामेंट है, अमेरिका की पार्लियामेंट है, सब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग से बराबर की उम्र की है या बहुत बड़ी उम्र की है, और चल रही है। वो हर कोई हर रोज 3 पार्लियामेंट 4 पार्लियामेंट नहीं बनाता फिरता है, बड़े बड़े देश हैं। मोदी जी ने जो पिछले 5 साल में दिल्ली का हुलिया, देश का हुलिया अपने ढांचे में डालने की कोशिश की है, हिंदू राष्ट्र के ढांचे में नहीं डालने की, राम राज्य के ढांचे में नहीं डालनी चाहिए, मोदी राज, ये हमको समझना पड़ेगा। तभी मैं मानता हूं कि वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो मोदी राज की कल्पना कर रहे हैं, जहां पे वो राजा हैं, उनकी कैबिनेट का भी कोई हकूक नहीं है, उनकी पार्टी का भी कोई हकूक नहीं है, उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा का कोई हकूक नहीं है, एक आदमी है। ये तो कॉरोनेशन में भी नहीं होता। चार्ल्स का हमने कॉरोनेशन देखा, उसमें भी बैंड बीन बाजा होता है, ताजपोशी होती है, मगर बहुत लोगों का साथ होता है, बहुत लोगों का साथ होता है। और वहां पर भी राजा राजा जिसके परदादा कभी हिंदुस्तान पर भी राज करते थे, वो कहता है कि मैं कानून को मानूंगा, वो कहता है कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, वो कहता है कि मैं राजा तो हूं मगर आपका नौकर हूं, टू सर्व। ये कहीं आपको दिखाई दिया टोन में? इस टोन में कहीं कोई सब नहीं आया। तो कोई मुद्दा आया देश की भलाई के लिए, कोई प्रॉमिस आया कि पार्लियामेंट देश का उच्चतम एक तरीके से न्यायालय भी है, यहाँ पे गरीब की आवाज सुनी जाती है, यहाँ पे कानून बनते हैं गरीब की आवाज को इंप्लीमेंट करने के लिए। कोई उसमें कुछ नहीं रहा, मैं मेरा मैं। इनको कर्नाटक के इलेक्शन में और पार्लियामेंट की गरिमा में कोई फर्क नहीं आता। अच्छा, जो मोदी जी ने एक बात बहुत ही जोर देकर के कही कि ये नई पार्लियामेंट में बनने वाले जो कानून होंगे वो नया भारत बनाएंगे, ये 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंब करता है, जाहिर करता है, नुमाइंदगी करता है। ये कौन सी ऐसी नई चीजें लाने की बात कर रहे हैं? कौन सा वो नया भारत है जो हमने अभी तक 9 साल में देखा है, और अब इनका कोई वादा है तो क्या है वो, क्या समझे? नहीं, देखिए, मोदी जी और उनके जो अंधभक्त है, ये उस कुड़मक्स के बराबर हैं। इनको मैं कुड़मक्स नहीं कह रहा हूं, ये बड़े होशियार लोग हैं ये, मगर उस कुड़मक्स के बराबर है जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फर्क नहीं समझ पा रहा है। पंचायत पेड़ के नीचे भी हो तब भी वहां पे ईश्वर है, पंच परमेश्वर है।
चाहे वो पेड़ के नीचे हो, टेंट में हो, कहीं पे भी हो। पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं बनी है, पार्लियामेंट पुरानी ही है। जिस पार्लियामेंट को हमने इलेक्ट किया था, जिसके सदर है एज प्राइम मिनिस्टर, वो वही पार्लियामेंट है। इसमें कोई नई तहजीब नहीं आ रही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग को मात्र बिल्डिंग ही समझ के चलिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे और लोगों को आप भटका देंगे। क्या पार्लियामेंट नहीं है? कौन सा नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है? क्या फ्रांस की तरह ये सेकेंड रिपब्लिक है? नहीं, वही रिपब्लिक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस है। चेंबर बदला है, चेंबर बदला है। चेंबर कहीं पे भी कर सकते थे। अच्छा, जॉन दयाल साहब, कल ही एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ है, वो ये कि जो महिला जो पहलवान हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो वहां तक आना चाह रही थी, किसान बहुत से आना चाह रहे थे उनकी सपोर्ट में, उनको वहां रोका गया। यहां इनको पुलिस की गाड़ियों में एक तरह से गिरफ्तार कर दिया, एफआईआर की, मारपीट की, और उनका जो प्रोटेस्ट साइट पर जो कुछ सामान था वो उठा करके ले गए, ये कह करके यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये कैसी, मतलब नए संसद, नया मुल्क, नई पूरे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इसमें प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एक तरफ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं रोका गया, दूसरी तरफ विपक्षी दल मौजूद नहीं थे पार्लियामेंट में जहां जब वो इनॉग्रेट कर रहे थे। तो क्या प्रोटेस्ट का और अपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इस नए संसद में आने के बाद जिसमें ये आए हैं? भारतवर्ष का जिन्होंने सिर ऊंचा उठाया है विश्व पे, ओलंपिक के सदर पे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सबसे बड़े पिछले 70 साल के पहलवान वहां पर थे। वो महिलाएं थी जिन्होंने हिंदुस्तान की महिलाओं को एक मॉडल दिया है, हमारी बच्चियों को एक मॉडल दिया है। उनके साथ अन्याय किया गया है। उनके रेपिस्ट की एफआईआर नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि कितनी बारी ये गौ हत्या के मामले में जो मारा गया, जिसकी मौत ने हत्या की, उसके हत्यारों पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं, जो मर गया उसके रिश्तेदारों पर एफआईआर कर रहे हैं। वही अंध कानून, जिसको हम मोदी व्यवस्था कह सकते हैं, चालू रख रहे हैं। और ये तो आपने दिल्ली की बात बताई, दूर मणिपुर में कल वारदात हुई और 40 ट्राइबल्स मारे गए, कह रहे हैं टेररिस्ट थे। जब वहां पे वायलेंस हुआ, 300 के करीब चर्च चले, 25-30 हजार लोग घर से बेदखल हुए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद अब अचानक आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं। वहां पे आपको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, वहां पे कानून लगाना चाहिए था। गृह मंत्री 1 महीने के बाद जाएंगे वहां पर, 3 तारीख को कांड शुरू होते हैं और गृह मंत्री कल जाएंगे, आज जाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कानून व्यवस्था नहीं है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप मारते हैं। मैं अपने पार्लियामेंट के ऑपोजिशन की बात की, वो एब्सेंट थे अपनी मर्जी से, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जब चलती भी है, कितनी चलाते हैं आप? कौन प्रोटेस्ट करता है? पार्लियामेंट को कौन रोकता है? सरकारी बेंच है। कितने कानून आप वॉइस वोट से पास कर रहे हैं? कहां पे आपने पार्लियामेंट के अंदर डिबेट का मौका दिया है? प्रधानमंत्री चाहे नए सदन में बोले हो या पुराने सदन में, ये बोलते सिर्फ मन की बात है। 9 साल हो गए हैं, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कि कोई गरीब रिपोर्टर इनसे सवाल पूछ जाए। ये इलेक्शन में भाषण देते हैं लाउड स्पीकर पे और लोगों को सुनाते हैं जो ये कहना मांगते हैं। मौका किसी को नहीं देते, वहां पर भी कि कोई सवाल पूछे, मौका नहीं देते सदन में भी, क्योंकि कहे प्रधानमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपके आंकड़े आप कहां से लाए हमको बताइए, प्रधानमंत्री जी पीएम केयर का जो इतना बड़ा कोष है यहाँ पे सब लोग पैसा दिया रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कौन है उसके लोग? वो प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट है तो उससे पब्लिक फंड्स क्यों जा रहे हैं? एक भी किसी भी बात पर सवाल नहीं। आप ये भी नहीं पूछ पा रहे प्रधानमंत्री जी कोविड में हिंदुस्तान में कितने लोग मरे, ये भी नहीं आप बता पा रहे हैं। तो जहां पर जिस देश में आप ये ना सवाल पूछ पाए तो कैसे होगा? और
अखबार इनके साथ हैं, मीडिया इनके दोस्तों का है। आपके जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया वाले हम जैसे लोगों को थोड़ा सा मौका देते हैं कि बात कह पाए। आपकी लिमिटेड पहुंच है मगर बहुत अहम पहुंच है। यहाँ पर सरकारी मीडिया तो उतना भी जगह नहीं देता। जी 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 जी। अच्छा, मैं आखिर में जरा ये समझना चाहता हूँ कि अभी एक तो ये जो अपोजिशन ने वहां से बाइकआउट करने का फैसला लिया, और उसके अलावा भी कर्नाटक इलेक्शन के बाद में जो एक माहौल बनता हुआ जा रहा है, क्या आपको कुछ उससे उम्मीद लगती है 2024 में कुछ तब्दीली होगी? क्या अपोजिशन इकट्ठा हो पाएगा? अब आपको क्या लगता है, एक असेसमेंट अगर आप काम जानना चाहें तो? मैं ऑपोजिशन को भी देखता हूँ और भाजपा को भी देखता हूँ। भाजपा में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग एक तरीके से खत्म हो चुका है। भाजपा के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कोई भी भाजपा का आज का एमपी और एमएलए छाती पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि मेरे को टिकट मिलेगा, कि मेरे से ये भी पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया। सब जानते हैं कि हुजूर की जो मर्जी होगी वही करेंगे। पार्टी ऑपोजिशन यूनाइटेड होने की कोशिश कर रही है और उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत है। मैं नहीं मानता कि ऑपोजिशन एक सिंगल कैंडिडेट खड़ा करे। मौके के ऊपर क्या नजाकत है उसके हिसाब से हर एक को मौका देना चाहिए। मगर मैं आज की तारीख में सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि आज की तारीख में भाजपा के एज अ पार्टी हौसले बुलंद नहीं है। जो हकपकाहट है कर्नाटक की, वो हकपकाहट इस वास्ते नहीं है कि वहां पे हम हार गए। हकपकाहट इस वास्ते है कि लास्ट के 7 दिन में पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर था। किसी भी कैंडिडेट को अपनी प्रजा से ठीक से बात करने का मौका नहीं था, क्योंकि वो पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया था कि उसमें सारे भाजपा के कैंडिडेट भी बैकफुट पर थे। और आपने देखा किस तरह वोटिंग हुई है। आपने देखा लोगों ने, पार्टीज ने नहीं, लोगों ने किस तरह मौके की नजाकत समझते हुए ढंग से वोट दिया। जेडीएस का क्या रोल है? भाजपा जहाँ पे किंग था वहां पे हार गया है। किंग हार गए, किंग मेकर हार गए हैं। इसमें सोचने की बात है, इसमें पार्टीज की एकता की बात नहीं है, इसमें जनता का डर नहीं है, जनता को अब खौफ नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। मौके को देखेंगे और मेरा ख्याल है 2024 का जो इलेक्शन आएगा इनको बहुत बड़ी मात देगा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एकदम हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जहर इतना गहरा बैठ गया है। इतने लोग पुलिस में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में भर्ती हैं कि सफाई करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा, और सफाई करने के लिए शायद 5 साल काफी ना हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने खासतौर पर नई पार्लियामेंट में अपोजिशन के लिए प्रोटेस्ट करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, वो बहुत ही खास बात आपने बताई। बहुत कम लोगों की नजर वहां तक पहुंची है, और जिस तरह से वहां राष्ट्रपति के बगैर इनॉग्रेशन हुआ, अपोजिशन ने बाइकआउट किया, और किस तरह से वो एक नए भारत का ख्वाब दिखा रहे हैं, उसको भी आपने बताया कि चाहे वो मन की बात हो, चाहे कर्नाटक के इलेक्शन का हो जो तकरीरें थी, और चाहे संसद की, उसमें कोई अलग नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब वो एक ही लाइन पर, एक ही सीधे रास्ते पर, अपने रास्ते पर जा रहे हैं। और आपने ये उम्मीद जताई कि 2024 में भाजपा शायद हुकूमत ना बना पाए, और अपोजिशन जो है वो हो सकता है कि हालात बदलें, और लेकिन इतना जहर भरा जा चुका है कि उसको साफ करने में 5 साल काफी नहीं होंगे। बहरहाल अच्छी उम्मीद के साथ, देश में कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ हम फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।